प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर से उन्होंने कर दिया। जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कई प्रहार किए। वहीं सीएम योगी ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में बताया। सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। अपने संबोधन की शुरुआत में सीएम ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है, अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने तो पूरी काया ही बदल दी है। पहले गाजीपुर से लखनऊ आने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री की अनुकंपा से जलमार्ग का विकास करते हुए गंगा विलास का यहां से रवाना किया गया। हर गरीब के पास अपना घर हो, ये सब मोदी जी की वजह से संभव हो पाया है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव का मिला, जिसका उदाहरण ये गाजीपुर की धरती बना है। गाजीपुर से मिशन 2024 का नड्डा ने शंखनाद किया है और नड्डा पहुंचे, उसके बाद वाराणसी के पूजा अर्चना की उन्होंने सीएम योगी के साथ। फिर कुल्हड़ में चाय की चुस्की भी ली उन्होंने और सीएम योगी ने जब जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया था। सभी कार्यकर्ता वहां पर, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे उस वक्त। उसके बाद पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद फिर गाजीपुर रवाना हुए। गाजीपुर में रैली को संबोधित किया, जहां पर 2024 का शंखनाद जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मिलकर किया। आपका राशिद, सबसे पहले आपके पास आते हैं। गाजीपुर से आगाज किया गया, शंखनाद किया गया 2024 के चुनाव को देखते हुए, और एक बड़ी अहम रैली मानी जा रही है क्योंकि दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनकी पहली रैली थी और वहीं से रैली की जहां से ये लोग हारे थे। तो किस तरह से इस रैली को देखते हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष 2025 तक बना दिया गया। उसके बाद में पहला दौरा ही जेपी नड्डा का था गाजीपुर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि स्टेज पे आपको योगी आदित्यनाथ का वही स्टाइल दिखा हुए माफियाओं के ऊपर। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहीं कानून व्यवस्था की बात की। और उसके बाद में आपको एक बात और बता दूं कि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का जैसे ही आगाज होता है तो राम मंदिर की बात एक बार फिर सामने आती है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राम मंदिर निर्माण की बात कही है, ट्रस्ट के द्वारा जो भव्य मंदिर बन रहा है उसकी बात की। वहीं जेपी नड्डा ने भी कई प्रहार किए और उसके बाद में जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि देखिए, पहले आपने बटन दबाया, प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद में सही जगह बटन दबाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। देखिए, माफिया राज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हो गए। वहीं कहीं ना कहीं केंद्र की उपलब्धि बताते बताते जेपी नड्डा ने आवास की बात की और योजनाओं की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आवास की बात आई तो जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तक के नहीं पता था। फिर उसके बाद में पीछे बैठे नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख आवास दिए गए थे। देखिए, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में अब आपको स्टेज पे बड़े बड़े भाषण सुनने को मिलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 में सभी जितने गरीब हैं उनको आवास मिलेगा। क्या सबको आवास मिल गए हैं? किसानों की बात की थी कि 2 गुना उनकी आय हो जाएगी, क्या हो गई? लेकिन मंचों से जिस तरह से बातें की जाती हैं, और आपको ये भी बता दूं कि बिजली को भी लेकर बात की कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे 12 महीने बिजली मिल रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश के गांव ग्रामीण में क्या 12 घंटे बिजली आ रही है? लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव की बात आती है, जब भी आगाज होता है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जरूर आता है। और वहीं अगर बात बता दूं आपको कि जेपी नड्डा ने ऐसे कई प्रहार किए हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ, बीजेपी आज फिर विपक्ष की पार्टियों से कई कदम आगे निकल गई, क्योंकि लगातार विपक्ष अभी गठबंधन बनाने में, जोड़-तोड़ बनाने में, तीसरा फ्रंट बनाने में मशगूल है। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का आगाज उत्तर प्रदेश में कर दिया है। देखिए, कहीं न कहीं विपक्ष को ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है, तो कहीं न कहीं उनको जल्द से जल्द सामने आना पड़ेगा।
आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव हारती है या एक चुनाव जीतती है, उस पर मंथन करती है और आगे बढ़ती है। देखिए, आपको बता दूं, गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई थी और देखिए वहीं से उन्होंने शुरुआत की। इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, आज देख लीजिए उनके साथ किस तरह की उनके ऊपर जितनी संपत्तियां थी हम्म। जो अवैध तरीके से बनी थी, उसको जब्त कर दिया गया, ध्वस्तीकरण कर दिया। अतीक अहमद के सुर एकदम बदले बदले लग रहे हैं। अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यह आइडिया लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था दुरुस्त की और माफियाओं के साथ में जो बुलडोजर चला है उसकी दहशत भी देखने को मिल रही है। हम्म। वहीं आपको बता दूं, गाजीपुर का ये दौरा जो था, जो सभा हुई है, तो सभा में बहुत सी चीजें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में किसान का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है। राकेश टिकैत ने भी जिस तरह बयान दिया, लेकिन आपको बता दूं कि धीरे धीरे चुनाव आते आते ये सब मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। जाति सांप्रदायिकता यही सब मुद्दे चलते हैं और इसी का भारतीय जनता पार्टी को ठीक। फायदा होता है। 2022 चुनाव आप देख चुके हैं ठीक कि राशिद। किस तरह से मिथिलेश किसान सिंह, के मुद्दे मिथिलेश सामने सिंह आए थे, जी। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन चुनाव में कोई मुद्दे नहीं चले थे। कहीं ना कहीं ठीक। ठीक है प्रधानमंत्री राशिद। मोदी की मिथिलेश लोकप्रिय सिंह जो जी, है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी काफी आगे निकल रही है और सपा सिर्फ गठबंधन में रह जा रही है कि हमें इससे गठबंधन करना चाहिए, हमें उससे गठबंधन करना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है, आज से नहीं, बहुत पुरानी रही है कि बीजेपी जब हारती है तो वो जो है फिर नई शुरुआत करती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। आज बीजेपी पूर्ण बहुमत पा रही है तो उसका असर ये है क्योंकि वो मंथन बहुत ज्यादा करती है। लगता है अखिलेश यादव इतना मंथन नहीं कर पा रहे हैं। मिथिलेश सिंह, राशिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? राशिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। राशिद, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये मंथन की बात की जाए, बीजेपी मंथन बहुत तेज करती है, कहीं से भी हारती है उसका सबसे पहला काम होता है मंथन करना और फिर उस जगह से काफी हद तक जुड़ जाना जहां से वो हारी है। आप देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण आपको पता ही है, अमेठी अमेठी आप देख लीजिए किस तरह से वहां पर पूरा बदल गया, सिस्टम बदल गया। तो क्योंकि बीजेपी ने ये समझ गई थी कि अगर हमें अमेठी जीतना है या फिर कुछ ऐसे जहां पर हम हार रहे हैं वहां उसको जीतना है तो वहां पर लगातार बने रहना पड़ेगा। हारने के बाद ही लोग गायब हो जाते हैं। अब देखिए, सपा कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक सपा कहीं दिख नहीं रही है, वो गायब है। तो इसका असर जो है वो भी दिखता है कहीं ना कहीं, और वो आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। राशिद, बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे अभी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, सारे चुनाव एक तरह से लड़ती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं से सीट हार जाती है, तो उस सीट पे सबसे पहले मंथन करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हारे। देखिए, समाजवादी पार्टी को 110 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो आपको कहीं सड़कों पे नहीं दिखाई दिए। हाँ, लेकिन उनके जो नेता हैं वो अक्सर ट्वीट कर देते हैं। जैसे मैं अभी ट्वीट देख रहा था कि कहीं पे कार्यकर्ता से मुलाकात की, वो चाय पीने के लिए खड़े हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता संगठन जो है वो जमीनी स्तर पे काम करता है और उसी का फायदा भी देखने को मिलता है। देखिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से की, वहीं गाजीपुर से की। तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका एक बड़ा फायदा भी उनको मिलेगा, क्योंकि संगठन जो है मंथन करता है हारी हुई सीट का और कहां से किस वजह से हारे उस चीज को लेकर लगातार चर्चा रहती है और नेता और कार्यकर्ता वहां पे फोकस करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो ये तो मैं भी कहूंगा कि जो माफिया थे उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर उन पे चला और इसका भी असर देखने को मिल रहा है। जी मनी जी। असर देखने को मिला। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 2024 का शंखनाद कर दिया और आप देखिए अभी एक साल बाकी है 2024 और 23 के शुरुआत में ही पूरी रणनीति बना ली गई है राशिद कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है, क्या है। और इधर अभी जो है अखिलेश यादव ये नहीं समझ पा रहे हैं हम जाएं किधर, थर्ड फ्रंट हम बनाएं कैसे ताकि हमें जो है लोकसभा चुनाव में या निकाय चुनाव में कुछ हमें हासिल हो सके, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा कि कुछ उन्हें हासिल हो रहा है, लेकिन उन्हें हासिल हो सके ऐसा वो अभी सोच रहे हैं कि हम कैसे क्या करें।
तो अभी गठजोड़ भी इनको नहीं समझ में आ रहा है ना। और बीजेपी इन सबसे परे है। आप हमला करते रहिए, आप ट्विटर वार करते रहिए, उसको मालूम है ट्वीट करने से आज के डेट में कुछ नहीं होना है। उसको एक चीज मालूम है विपक्ष अब घरों में बैठा है, सड़कों पर है नहीं। अब जनता भी उसी को देखती है जो घरों तक पहुंच जाता है। नहीं देखिए मई जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। अगर विपक्ष की बात कही जाए तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार भी नहीं हो, ना उनकी यहाँ जमीन है। अगर बात की जाए बसपा की तो मायावती ने ट्वीट किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में वो भी नजर नहीं है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी कहाँ दिख रही। अभी असमंजस की स्थिति ये बनी हुई समाजवादी पार्टी में कि हम किसके साथ जाएं, थर्ड फ्रंट बनाए कि यूपीए में जाएं। अभी ये तक अखिलेश यादव डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। 18 तारीख को देखिए केसीआर की सभा में अखिलेश यादव पहुंचे थे। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में न्योता दिया गया कांग्रेस की तरफ। अब देखना ये होगा कि वहां जाते हैं नहीं जाते। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो कठिनाई की यही बात है कि वो अभी तय नहीं कर पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठानी पड़ेगी और धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन आप सरकार के अगर किसी भी नीति का विरोध करते हैं तो ट्विटर पे करते हैं, सड़कों पे नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि देखिए रेसलिंग जो है, जो कुश्ती पहलवान है वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जो है बीजेपी के सांसद हैं और दबंग माने जाते हैं। देखिए ब्रजभूषण के लिए अभी तक के आप समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने प्रदर्शन नहीं किया। अगर कहीं ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सांसद होते तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता अब तक के विधानसभा से लेके गली कूचे सड़कों पर आ चुके होते। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सबसे हट के और विपक्ष इसी में फंसा हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़े, लेकिन कैसे लड़े, किस गठबंधन को बनाए, थर्ड फ्रंट बनाए, कांग्रेस की तरफ जाए, ये स्थितियां साफ नहीं है। दूसरी चीज ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 72 प्लस का लक्ष्य रखा है। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस में गठबंधन नहीं होता है या अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में लग जाते हैं तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 72 का, तो मुझको लगता है 72 भी वो प्लस कर जाएंगे। जी मनी जी। एक चीज और भी है देखिए राशिद, की सबसे बड़ी चीज ये है कि बार बार बात ये हो रही है कि सड़कों पर नहीं उतर रहा है। और जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष अब जिस तरह से वो हर घरों तक पहुंच रहा है, गुजरात मॉडल को भी अपना रहा है कि गुजरात में जिस तरह से लगातार जीत हासिल की गई है। हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़ गए हैं, सपा के नेता हैं। मनोज यादव जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। मनोज यादव जी, आज आपने देखा किस तरह से बीजेपी ने 2024 का शंखनाद कर दिया एक साल पहले ही, और अभी जो सपा है, सपा ये नहीं समझ पा रही है कि हम थर्ड फ्रंट में किसको किसको रखें, वो उसी में उलझी हुई है। कैसे मुकाबला करेंगे सर? चुनाव नहीं कर रही है बीजेपी। अपनी सारी सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करती है। हर दिन, हर 24 घंटे, 365 दिन। तो उसमें ये बात कहना मेरे ख्याल से अत्युक्ति है कि बीजेपी आज से शंखनाद कर रही है। सारा चुनाव, सारा सिस्टम, सारी सत्ता वो चुनाव के हिसाब से तो चलाती है। किनको हमको 5 किलो राशन दे के वोट लेना है, किनको मकान दे के वोट लेना है, किनको हिंदू के नाम पे वोट लेना है, किनको किसी और चीज पे वोट लेना है, वो सब उसका सेगमेंट। चंदा लेने वालों को कैसे बेनिफिट पहुंचाना है, किसको अमीर आदमी दुनिया का बनाना, उसका सब बिल्कुल क्लियर है। अभी आपके किसी साथी ने कहा कि हम कैसे लड़ेंगे, तो हम आपको एक और बड़ी सिंपल सी बात बता दे रहे हैं। हम इनसे मैनपुरी मॉडल से ही लड़ेंगे, और मैनपुरी मॉडल जो है उसकी जीत का अंतर ये तय करता है कि उस मैनपुरी मॉडल के आगे कोई भी मॉडल नहीं टिकेगा। सारी सरकार थी, मुख्यमंत्री की 2-2 रैलियां थी, पूरी सत्ता के पूरी लाभ की योजनाएं थी, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने वहाँ 3.5 लाख के अंतर से चुनाव जीता। और वही मॉडल हम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। इनके खिलाफ भाई मैनपुरी तो देखिए, वो तो आपकी विरासत वाली सीट है मैनपुरी, आप इसको समझिए ना, वो तो विरासत वाली सीट है आपकी। वो जीत गए तो क्या जीत गए, आप सोचिए रामपुर भी तो हार गए मनोज भाई। आपको पता है क्या हुआ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हमारा 92,000 वोट का जीत का अंतर था, उस अंतर को हमने 3.5 लाख पहुंचाया है। ये हमारी विरासत नहीं है, वो हमारा मॉडल है काम करने का। हम लोगों को, जनता को
हर लोकसभा में, विधानसभा में जाके ये बताएंगे कि हमने क्या काम किया है, कैसे किया है। मैं तो 15-20 दिन रहा हूँ मैनपुरी चुनाव में, और मैंने घर घर जाके पूछा, लोगों ने कहा आप यहाँ काम किया। हमें काम के नाम पे वोट मिला, हमें विरासत के नाम पे वोट मिला, और हमको वोट मिला इस सरकार की नेग्लेंसी का वोट भी हमको मिला। इस सरकार की डबल इंजन की सरकार की कारगुजारियों का वोट भी हमें मिला, और लोगों से संवाद के द्वारा हमको वोट मिला। और हर जाति का, हर वर्ग का। आपको याद है जब चुनाव चल रहा तो क्या कहा जा रहा था? अरे साहब देखिएगा, सिर्फ यादव और मुस्लिम मिला के 5 लाख वोट है, और बाकी जोड़ लो तो लगभग 12 लाख वोट। सब धरा का धरा रह गया था। और सत्ता का इतना दुरुपयोग, लोगों, हमारे एक कार्यकर्ता की जान चली गई पुलिस से बचने के लिए, उसको तालाब में कूदना पड़ा, पुलिस ने उसको पकड़ने आई थी, वो उसकी जान चली गई। तो वो सारी चीजें होने के बावजूद भी जगह जगह लोगों को लाल कार्ड दिया जा रहा था, लोगों को वोट डालने से, इन्फ्लुएंस करने से हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के बंद किया जा रहा था। उन सारी चीजों को हम धक्का बताते हुए हमने वो चुनाव जीता। बीजेपी आगाज करे, अंजाम को अपने पहुंचाने की बात करे, हम उनको चारों खाने चित करने के लिए पूरा मैनपुरी मॉडल उत्तर प्रदेश में उतारेंगे। लेकिन मनोज भाई, अब सवाल ये है कि देखिए, अब आपको ही मालूम है राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है कि सपा की तरफ से अभी वो चीज़ जो हम बार बार यही कहते हैं, और खासकर मैं इसलिए कहता हूँ ये बार बार क्योंकि मैंने सपा को बड़े करीब से देखा है, तो मैंने जो सपा को मैंने देखा है वो सपा अभी इस वक्त नहीं दिख रही है जो मैंने मुलायम सिंह के समय में मैंने देखा था कि किस तरह से वो रहते थे, और शिवपाल भी उनके साथ रहते थे, अगुवाई करते थे शिवपाल भी। तो वो जो हम लोगों ने देखा था उस वक्त, तो वो नहीं दिख रही है, और उसका असर था कि वो देखिए वो किस तरह से सत्ता में उन्होंने वापसी की थी मायावती को पछाड़ के। आपके इस शानदार सवाल का मैं शानदार जवाब देना चाहूंगा। जिस दिन से नेताजी इस दुनिया से गए हैं, समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी हो गई। क्यों हो गई? मुझे उस दिन से, नेताजी के जाने के बाद और आज तक, कोई 2 दिन ऐसा नहीं मिला जब मैं ये कहूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लखनऊ में लगातार 2 दिन रुक गए। नहीं मिला। मैंने देखा कि वो एक दिन रुकते हैं, अगले दिन अगर शाम को नहीं होता वो निकल जाते हैं। कभी मैनपुरी, कभी इटावा, कभी कन्नौज, कभी आपका फर्रुखाबाद, कभी दूसरे जिले में, जहां जहां कोई समस्या, अभी रायबरेली गए, उससे पहले जौनपुर गए, मतलब जहां भी जो समस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई वो पहुंचे। तो ये वही नेताजी की तो समाजवादी पार्टी है, वही तो मॉडल है। आज शिवपाल जी 2 दिन से पश्चिम पूर्वांचल के दौरे पे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेलंगाना गए थे, फिर दिल्ली हैं आज। लखनऊ में 2 दिन नहीं रुके। अगर 2 दिन लखनऊ में नहीं रुके हैं तो ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी किस मोड में। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रुके हैं तो निश्चित तौर पे पूरी पार्टी एक्टिव है, और शानदार तरीके से एक्टिव है, क्योंकि वो जहां जाते हैं हर पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता, उस जिले का, सारे उनके दिशा निर्देश, उनके द्वारा दिए गए तमाम सारे उन आदेशों का पालन करने के लिए पार्टी 24 घंटे 365 दिन तैयार है। और मैं ज्यादा सीक्रेट अंदर के नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि सब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। हम एक इशारा आपको जरूर दे सकते हैं, हम कई स्तर पे काम कर रहे हैं, कई स्तरों पे काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे